restriction to the cardiac cells that cannot enough dilate, that is known as a restrictive cardiomyopathy. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आसान सी हल है। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल ले लिया किस लेयर से हनेन, ये मैंने मायोकार्डियम से एक सेल ले लिए, बिकॉज रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन कैपेबिलिटी प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम, क्योंकि वो मसल से बना है। अब हम कहते हैं कि जब हार्ट ने ब्लड लेना हो तो उसकी सेल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हार्ट की जो फिलिंग है ब्लड की वो किस फेज में होती है, डायस्टोल में। लेकिन जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो फिर वो ब्लड बाहर निकालेगा। अब मुझे ये बताए, अगर ये सेल है, ये कहाँ के सेल है, शाबाश, मायोकार्डियम, सेल्स ऑफ मायोकार्डियम इज कॉल्ड मायोसाइट्स। अब हार्ट के अंदर ब्लड आने लगा है, इस सेल्स को क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स। तो अगर ये सेल रिलैक्स करेंगे तो इसके दरमियान स्पेसेस होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये स्पेस में इस मार्कर से बंद करूँ तो कैन दी सेल रिलैक्स प्रॉपरली, नो। मैं यहाँ पे अगर कोई ईंटें वगैरह भर दूँ, कोई भी चीज़ आप लोग इमेजिन करें, तो भाई इसकी जो कंट्रैक्शन का मसला है या रिलैक्सेशन का मसला है। अब सारे सोए हो ना, फिर आप बाद में कहोगे हमें तो समझ नहीं आई। क्लास लेने का फायदा क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा बैठ के सुन लिया मैं क्या कह रहा हूँ। ये मायोसाइट्स है, मायो मीन मसल, साइट मीन सेल, कि जो हार्ट के अंदर मायोकार्डियम है ये उसके सेल्स है। हार्ट को ब्लड किस फेज में मिलती है, कंट्रैक्शन में कि रिलैक्सेशन में, रिलैक्सेशन में। लेकिन हार्ट ब्लड को निकालेगा किस फेज में, कंट्रैक्शन में। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ये, इसने रिलैक्स करना है तो इसने शेप को बढ़ाना है कि नहीं, तो हर दो सेल के दरमियान एम्प्टी स्पेस होना चाहिए कि नहीं। अगर ये स्पेस हम किसी चीज से भर दे तो फिर हार्ट के सेल सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। रिलैक्सेशन मीन डायस्टोल खराब होगा, हमने उस डायस्टोल को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। अब ऐसा कंडीशन जिसमें इन बिटवीन मायोकार्डियम सेल कुछ चीजें डिपोजिट होकर मायोकार्डियल की सेल की रिलैक्सेशन को रिस्ट्रिक्ट करे तो उसको हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और ये रिस्ट्रिक्शन किसने कराई है, ये आयरन ओवरलोड हो सकती है। क्या हो सकती है, आयरन ओवरलोड, फिर इसका हीमोक्रोमेटोसिस, ये नाम सुने कि नहीं। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर अगर बॉडी के अंदर बहुत सा आयरन बिल्डअप हो जाए तो इट विल डिपोजिट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ मायोकार्डियम। So these excess iron between myocardial cell can cause restriction to the relaxation of myocardial cells. ये जो डिपोजिशन है ये एबनॉर्मल प्रोटीन हो सकती है, लाइक एमाइलॉइड, ये नाम सुना है कि नहीं। इसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड इज कॉल्ड एमाइलोडोसिस। एमाइलोडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, इन सब कंडीशन में अगर मायोकार्डियल सेल के दरमियान या डिपोजिट होकर मायोकार्डियल सेल को डायस्टोलिक फेलियर कराए, दैट विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिव। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोल का मसला है कि डायस्टोल, हाँ डायसिस्टोल, इसलिए रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी अगेन इट इज अ डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। द ओनली कार्डियोमायोपैथी विच इज सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पे लेके अब समझ गए कि नहीं। इन रिस्ट्रिक्टिव थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लिया करें। कार्डियोमायोपैथी देयर इज विच हार्ट फेलियर, डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है जी। तो ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का ये है। इसकी जनाब डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस वही सेम है, इको करते हैं, इको कार्डियोग्राफी। तो इसका मतलब ये है कि एनी टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथी द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज इको कार्डियोग्राफी। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग काज, कि जो रिस्ट्रिक्शन की है वो किसने की है, हीमोक्रोमेटोसिस है या एमाइलोडोसिस है। तो हम इसके पीछे क्या ट्रीट करते हैं, ट्रीट दी अंडरलाइंग काज। अंडरलाइंग काज को हम ट्रीट करते हैं, अंडरलाइंग काज, और इसकी बेस पे जनाब हम तो आगे डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड टू बी डू ऑन टाइम। तो अंडरलाइंग काज को हम ट्रीट करते हैं इको कार्डियो, इसमें लिखा है कि इको कार्डियोग्राफी इज द की फॉर डायग्नोसिस। कि कोई भी कार्डियोमायोपैथी आ जाए, सब में द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इट इज कंसिडर्ड एज डायग्नोस्टिक आंसर इज इको कार्डियोग्राफी।
ट्रीटमेंट इनमें लिखा है कि थेराप्यूटिक ऑप्शंस आर लिमिटेड बट वी हैव टू रूल्ड आउट द काज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो काज को रूल्ड आउट करने के बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोगों ने इसी तरह के हिसाब से गेन करना है और सुन लिया करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ मैटर करती है, ये बाद में आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगी। देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है जी, ओके, ये लिख लिया। अब इसके बाद एक लिखे क्लिनिकल केस। क्लिनिकल केस लिखते हैं, उससे हम एक टॉपिक को डिसाइड करेंगे, द इम्पोर्टेंट वन, नेक्स्ट वन। क्लिनिकल केस लिखे, नेक्स्ट वन। A 48-year-old male known case of chronic hypertension suddenly brought by their family members with the history of sudden onset acute sharp chest pain which is radiating toward the back, On examination, patient is pale, hypotensive with unequal measurement of BP in both arms. Most likely diagnosis. हाँ हनेन, most likely diagnosis कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। इसमें मेन चीज़ क्या है कि एक पेशेंट है, इसमें आप लोगों को मैं हिंट्स दे रहा हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इन दिस केस, द पेशेंट इज प्रीवियसली क्रोनिक हाइपरटेंसिव। एक पॉइंट ये है कि बहुत अरसे से जनाब हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, इसको बैठे बैठाए सडन ऑनसेट शार्प चेस्ट पेन हुआ है जो रेडिएट करता है किस साइड पे? बैक साइड पे। एमआई का पेन बैक साइड पे जाता है कि लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है? वो लेफ्ट जा और लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है, और वो शार्प पेन नहीं होता, वो हेवीनेस ऑफ द पेन। लेकिन इसमें जनाब रेडिएट करते बैक की तरफ। ये एमसीक्यूज याद रखे। एनी क्रोनिक हाइपरटेंशन पेशेंट which lead to acute onset sharp chest pain radiating toward the back, aortic dissection होता है। That is the case of aortic dissection। और aortic dissection का मोस्ट कॉमन काज भी क्या है? वो हाइपरटेंशन है। तो क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से दिस पर्सन डेवलप aortic dissection। अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज aortic dissection। बहुत आसान है, देखें। हमने तो ये पढ़ा है ना कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट में हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर? 4 चेम्बर्स। इसको हम राइट एट्रियम, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या चीज निकलती है? दिस कॉल्ड ऑफ एओर्टा। हमारे पास क्या है? एओर्टा है। इट इज द मेजर वेसल। हर एक वेसल के कितनी लेयर होती है? 3। ये पॉइंट याद रखें।
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये नाम सुना है क्या नहीं? इसके मिडल में क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया, और सबसे इनर वाला क्या होता है? ट्यूनिका एंटीमा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेयर्स ऑफ वेसल, लेयर्स ऑफ वेसल। तो वेसल में एयोटा आ सकता है क्या नहीं? एयोटा इज अ लार्जर वेसल के स्मॉलर वेसल? एयोटा लार्जर वेसल, लार्जेस्ट वेसल इज एयोटा। इसका भाई एक आउटर लेयर होता है और एक मिडल लेयर, ये आप लोगों को हिस्टोलॉजी पता होना चाहिए। और एक वेसल का क्या होता है? इनर लेयर होता है। कोई भी वेसल ले ले आप, आर्टरी ले ले, एयोटा ले ले, कोई भी वेसल ले ले, हर एक वेसल की कितनी लेयर्स होती है? 3। जो सबसे बाहर वाला है, बाहर वाला, इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मिडल वाला ट्यूनिका मीडिया, और आखिर वाला ट्यूनिका एंटीमा। अब ये क्लियर है क्या नहीं? ये 3 लेयर से किसी भी वेसल का। हने बताया ये इनर वाला कौन सा है? ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये तीनों के तीनों लेयर आपस में पेस्ट होते हैं इस तरह, इसके दरमियान कोई गैप नहीं होता। मतलब ये एयोटा तो है लेकिन ये तीनों लेयर आपस में क्या होते हैं? बिल्कुल जुड़े होते हैं। तो ये हमें एज अ सिंगल एंटिटी नजर आएगी कि डबल? हाँ, ये जुड़े होते हैं, जुड़े। इसका मतलब कि हमें इस तरह लग रहा है कि ये एक तार है बस, ये आप इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अब इधर देखें तो हमें एयोटा एक नजर आएगा कि 2? एक नजर आता है। अब अगर बीपी किसी बंदे का ज्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन में ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोटा पे लगेगा कि नहीं? अगर एक बंदा क्रोनिक हाइपरटेंशन का है, 25-40 साल से उसकी बीपी ज्यादा है, तो भाई वो ब्लड जो हाई प्रेशर के साथ आ रहा है, एयोटा के किस लेयर को सबसे पहले फेस करेगा? इनर को क्या आउटर को? इनर को। जिसका ट्यूनिका एंटीमा। तो ट्यूनिका एंटीमा के अंदर टीयरिंग हो सकता है कि नहीं? टीयरिंग क्यों होगा? क्योंकि बीपी क्या है? वो ज्यादा है। फोकस करे, फिर से कह रहा हूं। और अगर ये टीयरिंग करे तो ब्लड इधर लीक करेगा कि नहीं? तो ये ब्लड फिर इस मीडिया को बाहर की तरफ पुश करेगा कि नहीं? तो ये फिर इस तरह बन जाएगा। ये मीडिया बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ? इस तरह बाहर की तरफ जाएगा, और ये एडवेंटिशिया भी बाहर जाएगा ना। तो फिर एयोटा को देखकर इसके दरमियान एक फॉल्स ल्यूमिन क्रिएट होगा कि नहीं? तो हमें एयोटा ये वाला लेयर अपना नजर आएगा और ये दोनों अपना नजर आएंगे। तो अब एयोटा एक दिखेगा कि 2? 2 देखेंगे। ये देखें, ये तो चिपके हुए हैं ना दोनों, ये तीनों थे, लेकिन अब ब्लड आ गई है तो ट्यूनिका मीडिया एडवेंटिशिया अलग हो गई है और एंटीमा अलग हो गई है। तो एयोटा एक में डिवाइड हुआ कि 2 में? 2 में। इस कंडीशन को एयोटिक डायसेक्शन कहते हैं। डाई का मतलब होता है 2, सेक्शन मीन पार्ट। इसका मतलब ये है, पहले तो ये एडवेंटिशिया था, ये क्या है? मीडिया, और ये एंटीमा है। ये तीनों आपस में क्या थे? बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। भाई ये हमें एक नजर आ रहे थे कि अलग अलग? एक। लेकिन अगर बीपी ज्यादा हुआ तो एयोटा के अंदर ल्यूमिन की साइड पे कौन सा लेयर फेस कर रहा है? इनर के आउटर? इनर। तो अगर ये इनर वाला ट्यूनिका एंटीमा खराब हो जाए तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर से आएगा कि नहीं? तो ये ब्लड इन दोनों को साइड पे करेगा और इसको साइड पे करेगा। इट विल क्रिएट अ फॉल्स ल्यूमिन, दैट इज कॉल्ड एयोटिक डायसेक्शन। तो एयोटिक डायसेक्शन में हमेशा चेस्ट पेन होता है और किसकी तरफ जाता है? बैक की तरफ। तो किसी भी क्रोनिक हाइपरटेंशन पेशेंट में if there is acute onset sharp chest pain which is radiating toward the back, think about aortic of dissection. अब aortic dissection देख, aorta के कितनी पार्ट थे? कोई बता सकता है? आर्च ऑफ aorta, और नीचे क्या होता है? डिसेंडिंग aorta। तो इसका मतलब कि aortic dissection या ascending aorta में होता है और या कहाँ पे होता है? डिसेंडिंग aorta में। तो ऐसा aortic dissection के टाइप्स 2 है। aortic dissection के कितनी टाइप्स है? 2। नंबर 1 इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड। ये क्वेश्चन याद रखिए, स्टैनफोर्ड टाइप ए। एक को हम क्या कहते हैं? स्टैनफोर्ड टाइप ए। और दूसरे को क्या कहेंगे? स्टैनफोर्ड टाइप बी। तो ऐसा एयोटिक डायसेक्शन जो एयोटा के किस पार्ट में हो जाए? हाँ, असेंडिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड टाइप ए डायसेक्शन। तो ये भी MCQs है कि विच एयोटिक डायसेक्शन यूजुअली अफेक्ट असेंडिंग एयोटा? स्टैनफोर्ड टाइप ए डायसेक्शन। और अगर ये कहाँ को अफेक्ट करे? डिसेंडिंग एयोटा, अफेक्ट डिसेंडिंग एयोटा, तो इसको हम क्या कहते हैं?
स्टैनफोर्ड टाइप बी डायसेक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? स्टेन, अब देखे कभी कभार कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, वेसल इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से भी एयोर्टिक डायसेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर बताए जिसमें एयोर्टिक डायसेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। आंसर इज मार्फन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोम 15 एबनॉर्मेलिटी। ये क्रोमोसोम 15 का मसला है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू खराब हो जाते और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द एयोर्टा, अगर एयोर्टा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू खराब हो जाए उसकी वजह से भी ट्यूनिका इंटीमा के अंदर टीयरिंग के चांसेस होंगे और एयोर्टिक डायसेक्शन के चांसेस। तो दो चीजें याद रखें, इंक्रीज ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्गर टाइम और सम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, बोथ कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन। क्लियर है? अनट्रीटेड हाइपरटेंशन, अगर एक बंदा 20-25 साल से 40 साल से हाइपरटेंशन का मरीज है और वो अपनी बीपी रेगुलरली मेंटेन करता है, वो ड्रग्स ले रहा है, नॉट इन दोज पीपल, ये अनकंट्रोल केसेस में होता है। मतलब यह एकदम सडनली बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हाई प्रेशर वो ट्यूनिका इंटीमा बेयर नहीं कर सकती, तो उसके अंदर टीयरिंग करके फॉल्स ल्यूमन क्रिएट हो जाती है जिसको हम एयोर्टिक डायसेक्शन कहते हैं। तो एयोर्टिक डायसेक्शन अगर स्टैनफोर्ड टाइप बी है तो किस पार्ट को इफेक्ट करेगी? डिसेंडिंग एयोर्टा। तो ये पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है कि अवे है? ये अवे है, लेकिन ये तो बिल्कुल साथ है। तो ये हम मेडिसिन के जरिए तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेडिसिन काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इतना होता है कि मेडिसिन कोई काम नहीं करता। तो स्टैनफोर्ड टाइप बी में हम बीटा ब्लॉकर देंगे। क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर, क्योंकि इससे मेडिसिन काम कर सकते हैं। लेकिन स्टैनफोर्ड टाइप ए में मतलब ड्रग काम कर सकेंगे नहीं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? सर्जिकल रिपेयर करेंगे। मतलब जो एयोर्टा है असेंडिंग पार्ट में, उसको हम सर्जिकली रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन? अब देखिए आप लोग अगर सीवीएस मेरा बेसिक पढ़े तो ये सारा उधर भी है, लेकिन जो क्लिनिकल में आप लोग को अभी एक्स्ट्रा आएगी वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन। ये हार्ट का मसला है कि ये वेसल का मसला है? तो इको करेंगे कि एंजियोग्राफी करेंगे? आंसर इज सीटी एंजियोग्राफी। ये एमसीक्यूज आता है कि सीटी एंजियोग्राफी दैट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन, चाहे वो स्टैनफोर्ड टाइप ए हो या स्टैनफोर्ड टाइप बी हो। भाई एयोर्टा तो एक वेसल ही है ना, उसके पार्ट सिर्फ डिफरेंट है। असेंडिंग एयोर्टा में डायसेक्शन हो वो स्टैनफोर्ड टाइप ए है, डिसेंडिंग एयोर्टा में डायसेक्शन हो वो स्टैनफोर्ड टाइप बी है। तो चाहे एयोर्टा के किसी भी पार्ट में अगर डायसेक्शन हो, दोनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन मोडिलिटी फॉर द चॉइस इज सीटी एंजियोग्राफी। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल और इसके साथ हम कंट्रास्ट यूज करते हैं। कंट्रास्ट का नाम सुना है कि नहीं? हम कोई कलराइजिंग एजेंट यूज करते हैं ताकि हमें ये बता सके कि एयोर्टा के किस पार्ट में कितनी डिग्री तक क्या है वो डायसेक्शन है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। और हम क्या करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? शाबाश, ट्रीटमेंट। आप मेडिकल सर्जन है, आप एयोर्टिक डायसेक्शन का पेशेंट आ गया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ट्राई टू स्टेबलाइज दैट पेशेंट। स्टेबलाइज कैसे करेंगे? नंबर 1, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको हम बीपी कम कराएंगे। स्टेबलाइज द पेशेंट में बीपी कंट्रोलिंग एजेंट देंगे। दूसरी बात, हम बीपी मेजर करेंगे जल्दी जल्दी ताकि बीपी को हम स्टेबलाइज करें। और दूसरी बात यह है, अगर एंजियोग्राफी करके उस पेशेंट में स्टैनफोर्ड टाइप बी है तो क्या स्टार्ट कराएंगे? बीटा ब्लॉकर। और अगर स्टैनफोर्ड टाइप ए है तो देन इट इज सर्जिकल इमरजेंसी। ये सर्जिकल इमरजेंसी में हम करेंगे। स्टेन एयोर्टिक डायसेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? कौन सा शॉक हो सकता है? एनीवन? एयोर्टिक डायसेक्शन पेशेंट अगर शॉक में चला जाए तो वो कौन से टाइप का शॉक हो सकता है? ये न्यूरोजेनिक है, हाइपोवोलेमिक है, कौन सा है? ये हाइपोवोलेमिक कराता है। यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब ब्लीडिंग की वजह से ये ब्लड इधर रुक रहा है, आगे ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से इसके अंदर क्या हो सकता है? शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में बी द रिजल्ट ऑफ एयोर्टिक डायसेक्शन। तो एयोर्टिक डायसेक्शन के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1, इफ अ पेशेंट विद प्रीवियसली क्रोनिक हाइपरटेंशन, इसमें लिखा है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयोर्टिक डायसेक्शन इज हाइपरटेंशन एंड दैट इज मोस्ट ऑफनली अकर इन द एज 40 to 60 ईयर। याद रखें, मतलब जो एक्सट्रीम एजेस है ना एयोर्टिक डायसेक्शन की इफेक्ट करने की, वो क्या है? 40 to 60 ईयर।
تو یہ بھی ایک ہینڈس لے کے آپ لوگ، میں نے کیا لکھا ہے 48 ایئرس، میں نے کیا لکھا ہے 48. تو ایج آن سیٹ اگر آپ لوگ لکھے ایج آن سیٹ کہ یوزولی ایورٹک ڈائسیکشن کے لوگ یہ کس ایج کے آتے ہیں، تو یہ ینگر ہے، اولڈر ہے کہ مڈل ایج ہے، یہ مڈل ایج میں آتے ہیں. تو 40 to 60 ایئر یہ مڈل ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں جناب ایورٹک ڈائسیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہائپر ٹینشن کے کیسز میل میں زیادہ ہوتے ہیں کہ فیمیل میں؟ میل میں، اس لیے ایورٹک ڈائسیکشن یوزولی افیکٹنگ دا میل. تو جینڈر کے لحاظ سے میل کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ایج کے لحاظ سے 40 سے 60 کے درمیان زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں سڈن آنسر شارپ چیسٹ پین ہوتا ہے جو کہاں پہ جاتا ہے، بیک کی طرف جاتا ہے. ایک اور MCQ میں دو چیزیں بتا رہا ہوں. آؤٹر موسٹ لیئر آف دا ہارٹ از کالڈ پیریکارڈیم، middle is myocardium، inner is endocardium. یہ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا. acute sharp chest pain جو سانس لینے پہ ورسن کرے اور لین فارورڈ پہ ریلیو کرے، that is acute pericarditis. وہ کیا ہوتا ہے acute pericarditis؟ پھر سے سن لیں، sharp chest pain which increase on taking inspiration، سانس لینے پہ کیا ہو جائے، بڑھ جائے، یا لیٹنے پہ بڑھ جائے لیکن بیٹھ کر تھوڑا سا آگے جھکنے سے کیا ہو جائے، کم. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایسا acute sharp chest pain which is increase more on taking inspiration or lying supine but it is decrease on taking forward، that is of acute pericarditis. but ایسا acute sharp chest pain جو کہاں پہ ریڈیٹ کرے، بیک، that is aortic dissection. وہ کس کی کیس ہوتی ہے، aortic. what is the investigation of choice، CT angiography. تو اگر وہ CT angiography ہمیں ascending aorta کے اندر ڈائسیکشن بتا رہی ہے that is Stanford type A، اور اگر وہ ڈسینڈنگ یوٹا میں ہے that is Stanford type B. یہ جناب ایمرجنسی نہیں ہے، اس میں ہم بیٹا بلاکر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، تھرومبولائٹک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، بٹ سرجیکل ایمرجنسی شوڈ بی کنسیڈرڈ if aortic dissection is diagnosed for Stanford type A. کلیئر ہے؟ اتنا یاد رکھیں. آپ لوگ ریویژن نہیں کرتے. ہاں